सो हेलो गाइस एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है अलजेब्रा और ये हमारी तीसरी सीरीज है। इससे पहले हम एक चैप्टर अपना पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस भी हम देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारा चैप्टर होने वाला है, वो रहेगा प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशंस को हमें जो इसमें पढ़ना है वो तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, स्पेसिफिकली वो तीन चीजें ये हैं: अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसमें अरिथमेटिक यानी एपी एंड जीपी। ये मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगा कि होता क्या है, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बनते हैं एपी से और जीपी से। ये भी वही चैप्टर है जो हमने 9th 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका एक थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन मान लीजिए, या थोड़ा सा जिसको नहीं पता है कि होते क्या हैं उनके लिए आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए। ठीक है, तो हम एपी से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दी जीपी एंड देन हार्मोनिक। ओके, तो अगर मैं आपसे एपी की बात करूं, ठीक है, तो एपी के अंदर जो हमें चीज देखने वाली होती है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी, जैसे आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म लीजिए, यानी मैंने 6 लिया और 13 लिया, अगर मैं इनका बीच का डिफरेंस देखूं तो वो कितना है, वो है 7। ठीक है, मैंने 13 लिया और 20 लिया, इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो वो भी 7 है। फर्दर मैं आगे देखूं वो भी 7 है, इसमें देखूं तो वो भी 7 है। तो जब भी डिफरेंस हमेशा सेम हो तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी एपी होगी। ठीक है जी। जीपी थोड़ी सी अलग होगी, वो हम उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपसे पूछूं जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म इसकी ये होती है, क्या होती है, ए, ए कोमा डी, ए कोमा या ए प्लस डी एंड कोमा ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन करते करते ये लास्ट टर्म हमारी आएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, nth टर्म भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम ये हमारा जो इक्वेशन है ये तब काम आएगी जब हमको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि आप 17th टर्म फाइंड आउट कीजिए, आप 16th टर्म फाइंड आउट कीजिए, कोई सी भी टर्म बोल सकता है, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, टीएन से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ए एन जो होगी वो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहां पर ए हमारी क्या होगी, वो फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, और एन जो होगी वो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यानी किसी सीक्वेंस में, किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, आती है बात समझ में। ये सिर्फ एपी का एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू है कि एपी क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन में या कहीं भी आपको दिखे कि अगर इनके बीच में आपको डिफरेंस कहीं भी सेम ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 21 की जगह यहाँ पर 21 आ जाता फॉर एग्जांपल, तो क्या ये एपी होगी? जी नहीं, बिल्कुल एपी नहीं होगी। ठीक है, एपी होने के लिए हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जो आपके किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, आप ये नोट डाउन कीजिए, हम इसको क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका मैं यूज आगे बताऊंगा, हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमें एपी में पढ़ना है वो है इसका सम, कि हम सम कैसे फाइंड आउट करने हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये, क्या होता है, होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन बाई टू, टू ए को मैं ए प्लस ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो देखना, अभी मैंने आपको ये बताया, ये अभी हमने देखा था, ये क्या होता है, ये होता है ए एन। अभी क्या ना हमने, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा अगर मुझे ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, तो डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा और सम निकाल लूंगा। ठीक है जी, तो इस सम निकालने के आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला क्या है, वो छोटी सी बात है कि अगर हमारी कोई सीरीज या सीक्वेंस हमें ऑड नंबर्स में दे रखा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है? ये एक मैंने सीरीज़ ले ली। अब आप इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, हमेशा क्या है, डी जो है 1 है, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ ये एपी है क्योंकि 1, 1, 1 ऐड होता जा रहा है इसमें, ठीक है? तो अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 7 है, तो वो ओड है। तो अगर मैं इसका आपको सम निकालने के लिए बोलूँ तो उसका सम का सीधा फ़ॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू में मिडल टर्म। ये भी एक आप लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है? तो मिडिल टर्म मुझे पता है इसमें क्या होगी, इस केस में क्या होगी। अगर मैं आपको देखूँ तो ये हमारी मिडिल टर्म होगी कि इधर से 3 छोड़ करके और इधर से आप 3 छोड़ दिए, तो मिडिल टर्म हमारी क्या हो जाएगी 4। तो नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितनी है 7 और मिडिल टर्म कितनी है मेरे पास 4। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 28। तो इसका सम जो होगा इस सीरीज का वो कितना होगा 28। तो मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये एप्लीकेबल तभी होगा किस केस में, जहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास ओड होंगी। ठीक है जी, आती है इतनी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें और क्या बता सकते हैं हम इसमें। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एपी, पर्टिकुलरली एपी में 3 टर्म्स लेट करनी पड़े, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसमें हमें 3 टर्म जो है लेट करनी पड़ेंगी कि हमारी वो बोल देंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 सम 3 डिजिट जो है 3 टर्म का जो सम है वो ये दे रखा है, वो गिवन दे देंगे। ठीक है? उसमें जो हम एपी जो लेट करेंगे यानी जो हम टर्म्स लेट करेंगे वो हमेशा ये करेंगे। ये क्या? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। उसका रीज़न ये होता है, मैं आपको इसका रीज़न ही बता देता हूँ क्यों? क्योंकि जब मैं इन सबको ऐड करूँगा, ठीक है? तो आप इन सबको जब ऐड करेंगे प्लस ए प्लस डी, तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो डी से डी कैंसल हो जाएगा। तो जो मेरे को सॉल्व करके मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करने में मेरे को आसानी होगी। ठीक है? वो गिवन जो भी हमें दिया होगा वहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें एपी के अंदर कोई भी 3 टर्म कभी लेट करनी पड़ रही है, तो हमको ये करनी है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं। ये थी इसकी थोड़ी-सी कॉन्सेप्ट कि होते क्या है, सम कैसे निकालते हैं, 3 टर्म हमको कैसे लेट करनी है, ठीक है? और एएन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वो 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम जीपी पे मूव ऑन करेंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये एक एपी दे रखी है, ठीक है? एपी है, पहले देखना चेक करना। अगर मैं देखूं इन दोनों का डिफरेंस देखूं वो कितना है 9 प्लस 4 13, ठीक है? यहाँ से मैं डिफरेंस देखूं ये भी 4 आ रहा है, तो हाँ इसका डिफरेंस जो है वो कॉमन है और वो 4 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मेरा ए कितना है 9 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए हमारी 9 है। कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है वो 4 है, ठीक है? अब मेरे को ए एन फाइंड आउट करना है। ए एन क्या होता है भैया? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है? अब यहाँ से मैं देखूं, क्योंकि पूछ ही nth टर्म रहा है, तो ए कितना है मेरे पास 9, एन मुझे पता नहीं है 1 और डी कितना है मेरे पास 4। इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा, 9 ये हो गया 4n माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं इसको 9 में से 4 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 5 प्लस 4n। तो मेरे पास जो ए एन की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है? अब वो कोई सी भी आपसे टर्म पूछ ले, आप मुझे लेट्स से 17th टर्म बताइए या आप मुझे 16 टर्म बताइए, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे एन की और हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो टर्म आ जाएगी। ठीक है? ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। आप देखिए इसमें क्या कहता है कि फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टर्म जो है एपी की वो ये है। अब फर्स्ट दे रखा है तो मेरे पास ए का मतलब मुझे क्या दे रखा है 5 है। सेकंड टर्म, सेकंड क्या होती है वो ए प्लस डी होती है, वो कितना दे रखा है वो 9 दे रखा है। और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होती है हमें नहीं पता लास्ट टर्म कौन सी, तो हम ए एन मान लेते हैं, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो हमें दे रखा है 101। ठीक है? अब इन चीज़ों से मुझे एक चीज़ तो पता लग जाती है, ए की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो गई, ए की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 5। और जब मैं ए प्लस डी में 5 रख दूंगा ए की वैल्यू, तो यहाँ से मेरी डी की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 5, वो 4 आ जाएगी। तो ए और डी निकल गया, ठीक है? अब मुझे यहाँ से ए एन निकाल देना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है? मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, और ये किसके इक्वल है 101 के इक्वल दे रखा है, तो मैं सिर्फ अब वैल्यू पुट करूंगा और आंसर निकाल दूंगा। ठीक है? जैसे ए कितना है मेरे पास वो है 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है मेरे पास 4 और ये हो गया 101। ठीक है? फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप कर देता हूँ फिर मैं 4n माइनस फोर इज इक्वल्स टू 101। यहाँ जाते हैं तो 5
5 में से 4 गए, बचता है 1 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 101, यानी 4n, इसको 101 में से 1 माइनस इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचता है 100, और n को हम 100/4 लिख लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 25। तो इस सीरीज में जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 25 होंगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और क्या पूछ सकता है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें? देखिए, अब एक आपको ये सीरीज दे रखी है कि 27। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको, कॉमन डिफरेंस क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बस वो सेम रहना चाहिए। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इस सीक्वेंस में हम देखें, 27 फिर 24 फिर 21, यानी इसके बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो कितना आ रहा है? वो -3 आ रहा है। फिर मैं इसके डिफरेंस देखूं तो वो -3 आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो इससे हमें मतलब घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस वो सेम होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए, क्या क्वेश्चन में क्या पूछता है कि कौन सी टर्म जो है उसकी जीरो होगी? ठीक है, तो हमको ए जीरो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमको पता है ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अब ए यहाँ से क्या दे रखा है, पहली टर्म क्या है, वो 27 है, हमको दिख रहा है। और यहाँ से मेरे को डी भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा -3 आ रहा है। अब सिंपली हमें ए जीरो निकालना है, तो हमने जीरो रख ली। ठीक है, पहली टर्म क्या है, 27 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना दे रखा है अभी हमारा इसमें -3, जो कि इक्वल होगा हमारे जीरो के। अब इसे सॉल्व करना है, और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। 27 प्लस, इनफैक्ट जब हम -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आ जाएगा, और ये +3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 27 और +3 हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 3n इधर जा करके, और n को हम यहीं रख देंगे, और बाकी 3 हम डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10, यानी जो हमारी 10th टर्म जो होगी वो हमारी 0 होगी। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इस पे। ठीक है, ये आप पहले खुद, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे कि आप मुझे 17th टर्म बताइए, आप मुझे 16 टर्म बताइए, तो उसका सिंपल से क्या होता है, हमने देखी थी सीरीज की जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या, तो ए प्लस डी, a+2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो भी हम टर्म देखते हैं, यानी अगर मैं A17 की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ क्या, वो a+16d होगा। ठीक है, मैं आपसे 100 टर्म्स भी पूछूं ना तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो क्या होगा, a+99d होगा। ठीक है, बस मेरे पास a की वैल्यू होनी चाहिए और d की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर चुका हूँ कि a की वैल्यू यहाँ 4 है, और d की वैल्यू कितनी आ रही है भाई यहाँ पर, अगर मैं देखूँ वो 5 आएगी। ठीक है, तो मेरे पास a है, d है, और 17th टर्म को मेरे को फाइंड करनी है, वो आराम से यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये जो भी हमने पढ़ा, ये पूरा एपी था। एपी के बारे में एक ओवरव्यू था, क्या होती है सीरीज, किस टाइप से होती है। कॉमन डिफरेंस हमेशा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस जो दो कंसेक्यूटिव टर्म का। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। थोड़ा अब आपको थोड़ा सा इस पे लगभग एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ये टॉपिक हो जाएगा। अब आइए जीपी। जीपी की फुल फॉर्म होती है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, या हम डिफरेंस नहीं देखेंगे, डिफरेंस होने से देखेंगे, जो रेशो है वो सेम होगा। ठीक है, कैसे कैसे कैसे, अगर मैं आपसे देखूं, इन दो टर्म के बीच का रेशो देखूं, यानी 6 और 2 का मैं रेशो देखूं, तो वो कितना आता है जी, वो आता है 3। ठीक है, अगर मैं इन दो टर्म का रेशो देखूं तो वो आता है 18/6, तो वो भी 3 आता है। मैं इन दोनों टर्म को लूं, 54/18, तो वो भी 3 आता है। ठीक है, तो इसमें कहने वाली बात ये है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर मैं पिक करता हूं तो उनके बीच का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है जी, जी, तभी वो क्या कहलाएगी, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एक जीपी कहलाएगी। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, जिसमें पहली टर्म जो होगी हमारी ए होगी, दूसरी टर्म जो होगी वो ए इंटू आर, तीसरी ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। और जो हमारी ए एन टर्म जो होगी, लास्ट जो टर्म होगी वो होगी ए इंटू में आर की पावर n-1। ठीक है, इसको लिख लेना, याद कर लेना, बहुत काम आने वाली बात है। ठीक है, एन टर्म क्या होगी हमारी भैया, वो होगी ए इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, आती है बात समझ में? ठीक है, इसमें अगर हमें इस जीपी के अंदर 3 टर्म लेट करनी पड़ जाए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि हमको लेट करनी पड़ सकती हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो हम वो हमें क्या लेट करनी है, वो हमें लेट करनी है हमेशा ए बाय आर, ए और ए इंटू आर। ठीक है, ये वो 3 टर्म्स हैं जो हमको लेट करनी है हमेशा।
अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इन 3 टर्म का प्रोडक्ट ये है या ये है, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में हमको जो 3 टर्म लेट करनी है वो ये होंगी। क्यों? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर मैं इन तीनों को आपस में प्रोडक्ट कर दूँ, ए अपॉन आर इंटू ए आर, अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट कर दूं तो आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो जो मेरे पास सिर्फ सोल्व करने के लिए रहता है वो ए की क्यूब रह जाती है। तो ए की वैल्यू में यहाँ से फाइंड आउट कर सकता मतलब करना मुझे आसान होता है, ठीक है, इसलिए हम ये वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। आती है बात समझ में? चलिए, अच्छा, इसमें अगर हम पूछने लगे कि आपको सम क्या होता है इस पर्टिकुलर जीपी के अंदर, तो आप, मैं लिख के बताता हूँ। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है जी? पहला जो सम निकलेगा वो होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। उस कंडीशन क्या है इसके लिए? ये है कि इफ r इज ग्रेटर देन वन, ये हमें तब अप्लाई करना है क्योंकि r अगर ग्रेटर देन वन होगा तभी हम r की पावर n में से वन माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी r की वैल्यू यानी जो हमारा रेशियो जो है, जैसे इस केस में हमारा 3 आ रहा था, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सम निकालने के लिए। अगर हमारी आर की वैल्यू ऐसा होगा जिसमें हमारी आर की वैल्यू लेस देन वन आएगी, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वन में से आर की पावर एन माइनस कर देना है, ठीक है, वन माइनस आर। कब? जब हमारा आर लेस देन वन होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन है, दोनों को आपको देख लेना कि जिसमें हमारा आर अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर लेस देन वन आ रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। ये हो गई जीपी की सम की बात। ओके, चलिए, एक और कॉन्सेप्ट जीपी में देखिए, क्या कि इनफाइनाइट जीपी, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने जानबूझकर डाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। कभी भी इनफाइनाइट जीपी दे रखी हो, इनफाइनाइट जीपी जैसे कि ए, ठीक है, और उसका मुझे सम फाइंड आउट करने के लिए बोलते कि इसका एक इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, आप उसका सम फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर क्यूब, ये तो होती है जनरल फॉर्म, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें आपको सम निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, वो क्या है? वो ये है, ए अपॉन वन माइनस आर, सिंपल। बस, अगर आपको इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड आउट करना है तो उसका ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, ये याद रखना है, ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे आगे, बाकी आप लिख लेना, ये फॉर्मूलेज बड़े इंपॉर्टेंट है और याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ जितने भी क्वेश्चन होते हैं फिलहाल। तो पहले खुद ट्राई कीजिए, आप वही वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अ जीपी। अब देखिए, पहली तीन टर्म की जो जीपी का सम है हमारा, वो क्या दे रखा है? 21/2, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 21/27। कॉमन रेशो यानी आर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, पहले ही क्वेश्चन में हमें तीन टर्म के बारे में बात करना है, तो मैंने अभी आपको समझाया जब भी तीन टर्म की बात करनी है तो हम लेट क्या करेंगे? थ्री टर्म्स, वही जो मैंने बताया, ए अपॉन आर, ए और ए इंटू आर, ठीक है। अब आपको इनका प्रोडक्ट दे रखा है वो 27, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लूंगा जी मैं, इंटू ए आर, वो कितना है? 27। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए की क्यूब इज इक्वल्स टू 27। अब ए की वैल्यू यहाँ से क्यूब हो जाएगा, तो मैं कैसे थ्री की पावर थ्री लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी थ्री। तो निकालने में आसानी हुई, इसलिए मैंने ये वैल्यू आपको बताई कि कैसे लेनी है, ठीक है। अब आपसे ये कहता है कि इनका जो सम है, क्या कहता है? इनका जो सम है यानी ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, उसका जो सम है वो कितना दे रखा है? वो 21/2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, थोड़ा सा इस पेज पे कर लेते हैं, को समझाने के लिए डाला था मैंने। तो ए अपॉन आर प्लस ए इंटू आर, वो हमको दे रखा है 21/2। ए कितना आ रहा था मेरा? थ्री आ रहा था, थ्री अपॉन आर प्लस थ्री इंटू आर इज इक्वल्स टू 21/2। ओके, अगर मैं तीन से पहले सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तीन को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? वन अपॉन आर बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा, और यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये सेवन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टू से मल्टीप्लाई करके, और थोड़ा अब तो बाकी तो अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है नॉर्मल, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से आपको लगाना है। मैं टू से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू अपॉन आर हो जाएगा प्लस टू आर इज इक्वल्स टू सेवन, ठीक है।
टू से सबकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अभी नीचे वाला आर है, इसको खत्म करते हैं, तो इसके लिए मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2r प्लस, आर नहीं होगा यहाँ तो आर खत्म हो जाएगा, हाँ, 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7r, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई आर से कर दी है। आप थोड़ा बस आपको तो सॉल्व करना है, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है, और 2r में से 7r माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5r हो जाएगा, बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, ये बचेगा मेरे पास, देखिए, बिल्कुल यही बचेगा जी, ठीक है। अब अब क्या है, ये तो एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने इससे पहली वीडियोस में आपको सॉल्व करने के लिए बताया है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, वैसे कैसे मैं श्रीधराचार्य लगाता हूँ सिंपली इसमें, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जब मैं लगाऊंगा तो वो होता है, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, आर इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इससे वैल्यू ऑफ फाइंड माइनस बी है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 25 माइनस 4ac, 4 ए कितना है हमारे पास यहाँ पर, ए हमारे पास 2, और सी कितना है वो भी 2 है, पॉन 2 × 2, ठीक है। अब तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 25 माइनस ये हो गया 4 × 2 = 8 × 2 = 16 16 अपॉन 4, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 5 प्लस, क्योंकि 25 में से जब मैं 16 माइनस करूंगा वो आएगा 9, और 9 का अंडर रूट होता है 3, यानी ये, और एक बार इसको मैं माइनस में लिख लूंगा, वो होगा ये, तो ये हो गया 5 प्लस 3, यानी हो गया 8, डायरेक्ट लिख लेते हैं 8/4, और ये हो गया 2/4, यानी मेरी जो आर की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 2 और 1/2, ठीक है। तो मैं आर की वैल्यू 2 ले सकता हूँ यहाँ पर, और जो भी मुझे मेरे पास ए भी है, ए कितना आ रहा था मेरे पास 3 आ रहा है। अब आप जो भी मेरे से जीपी निकालने के लिए बोलेंगे, मुझे पता है जीपी की जनरल फॉर्म होती है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। अब बस आप ए की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, और जीपी निकालते चले जाइए, ठीक है। तो ये इसमें लगभग सारी चीज़ें हमने अप्लाई करके देख ली। इसमें इस क्वेश्चन में मैंने श्रीधराचार्य भी लगा के दिखाया आपको, ठीक है। हमने लेट भी करा है कि ये 3 टर्म जो लेट करते हैं हम क्यों करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड करनी है फॉर विच द फर्स्ट टू टर्म इज -4, जो सम है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ओके। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मुझे पता है, लेट कर लेता हूं मैं जीपी जो हमारी होती है वो क्या होती है, A/R, ठीक है, और आर, नॉट नॉट नॉट, देखते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब आप ये वाला ट्राई कीजिए, ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, ठीक है जी, पहली दो टर्म हमने मान ली ए और ए इंटू आर, इसका सम जो दे रखा है वो कितना है, -4 दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम है थर्ड टर्म के, यानी A5 जो है हमारी वो 4 टाइम्स ऑफ A3 है, ठीक है। अब मुझे पता है A5 क्या होता है, वो होता है A इंटू आर की पावर 4, और जो हमारी A3 होती है वो होता है A इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको काट दूंगा तो ये बचेगा 2, और A से A कट जाएगा, मेरे पास बचा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ गई +-2, ठीक है जी। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, ए यहाँ से कॉमन लीजिए, हम बचता है 1 + r इज इक्वल्स टू -4, तो मैं आर की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई है उसको पुट कर देता हूँ, 1 + 2 इज इक्वल्स टू -4, तो a इंटू में 3 इज इक्वल्स टू -4, और a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी -4/3। अब मेरे पास a भी है और मेरे पास r भी है, ठीक है। अब मेरे को जीपी निकालना है। अब जीपी में कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया, वो आपको सीरीज होती है, वो ये होती है जनरल फॉर्म ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, इसमें आप a और r की वैल्यू पुट कर दीजिए और जीपी की वैल्यू आप पूरा सीक्वेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम किस क्वेश्चन में किस टाइप से अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, उम्मीद है मुझे आपसे, जो भी प्रिपरेशन मोड में है इस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है
कि 6th टर्म जो है वो ये है और 13 ये है। 20वीं टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। तो आप प्लीज़ इसको खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। चलिए, अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। अब एचपी को पढ़ाने का जो बताने का मेरा रीज़न ये है कि क्वेश्चन तो इससे पूछे जाते नहीं है जनरली, ठीक है? लेकिन मैं आपको उसको फिर भी बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। एचपी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है एपी की। अगर आपने एपी कर लिया है तो आपने एचपी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। बस उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि फर्स्ट सपोज कीजिए, लेट कीजिए कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी एंड सो ऑन, ये एपी में है। किसमें है जी? ये एपी में है। तो अगर आपसे मैं पूछने लगूं कि एचपी क्या होगी इसकी, तो इसका रेसिप्रोकल अगर आप कर देंगे, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, यानी 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c कॉमा 1/d एंड सो ऑन, ये हमारी एचपी होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाए तो दो तरीके हैं। अगर आपको हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, मतलब मोशन कह रहा हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो उसको आप सबसे पहले रेसिप्रोकल करके आप एपी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? तब आप जो भी आपने एपी में पढ़ा है सारी चीजें वही अप्लाई हो जाएंगी उस पर, वहां से आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल। तो इसमें अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि एचपी जो है वो रेसिप्रोकल है एपी का, सिंपल, ठीक है जी? अब मुझे तीन बातें और बतानी थी इस प्रोग्रेशन के अंदर, टॉपिक के अंदर, क्या कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है? सपोज करिए कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपको x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो ठीक है, वो बिलोंग करता है रियल पॉजिटिव नंबर है। रियल पॉजिटिव का मतलब रियल है और पॉजिटिव है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से, एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसमें अगर मैं आपसे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोलूं तो उसका फॉर्मूला होता है भैया सिंपल, वही जो हम मीन निकालते हैं आज तक, क्या कि x1 प्लस x2 सारे सम कर दीजिए आप ऊपर, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है? जितनी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, वही अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं। ज्योमेट्रिक देखिए, ज्योमेट्रिक में क्या करते हैं, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालने की बात करें तो ज्योमेट्रिक होता है कि x1 इंटू एक्स टू, सारे जो नंबर दे रखे हैं आप उसको प्रोडक्ट कर दीजिए, x3 इंटू सो ऑन इंटू xn, और इसकी होल पावर में आप जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो उससे आप निकाल दीजिए उसका रूट, यानी 1/n, ठीक है जी? ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन कुछ नहीं है, वही है अर्थमेटिक मीन का अपोजिट, यानी उसका रेसिप्रोकल करना है, जितनी भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोलने लगूँ, तो मुझे पता है n नीचे है तो n आ जाएगा ऊपर, ठीक है? n आ जाएगा ऊपर, और बाकी जो ये टर्म है इनका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी इसको क्या कर देंगे, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन प्लस 1/xn, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो हार्मोनिक सिर्फ उसमें ध्यान क्या रखना है, वो क्या है कि वो अर्थमेटिक का क्या है, वो रेसिप्रोकल है सिर्फ, ठीक है जी? तो अगर आपको कहीं पूछ ले कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन बताइए, हार्मोनिक मीन बताइए, तो फॉर्मूले आपके पास हैं, इसमें वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करता हूँ, एक चीज और, वो ये है, ये वाली कंडीशन, ठीक है? क्या कि अगर मैं हार्मोनिक मीन की और अर्थमेटिक मीन का प्रोडक्ट करूं तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये बात सिर्फ वैलिड है केवल दो वैल्यूज के लिए, ठीक है? दो वैल्यूज के लिए ये बात वैलिड है, जैसे कि इस कंडीशन, मैंने एग्जांपल भी डाला हुआ है, 4 और 9 मेरे को दो वैल्यू दे रखी हैं, तो इस कंडीशन में ये फुलफिल हो जाती है कंडीशन, ठीक है? अगर इससे ज्यादा दे दी जाए, मान लो आपको 4 9 8 7 कुछ भी एक सीक्वेंस दे दिया जाए, कुछ भी आपका, ठीक है, तो क्या ये वैलिड रहेगा? तब ये बात वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है? तो सिर्फ ये दो वैल्यूज के लिए वैलिड रहती है, मैंने इसलिए क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपसे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोलूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा भैया 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा आपका 13/2, ठीक है? मैं आपसे इसका हार्मोनिक मीन निकालने की बात करूं तो वो कितना होता है, वो होता है n कितना है हमारे पास, 2 अपॉन 1/4 प्लस 1/9। इसको फर्दर सॉल्व करूं मैं, अगर 2 अपॉन, इन दोनों को एलसीएम लूँ तो आएगा 9×36, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है? ये हो जाएगा 2/9×4 = 36। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 72/13, ठीक है? दूसरा 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 क्या बचता है, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन मैंने बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट
और जितना नंबर ऑफ टर्म्स है 1/2 कर दीजिए, यानी होगा 36 की पावर 1/2, यानी 36 का जो रूट होता है वो हमारा 6 होता है। अब मैं अगर निकालूं ए एम इंटू एच एम करूं, तो मेरा ए एम कितना है, वो आया 13/2 ये, और मेरा एच एम आया 72/13। ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वो कितना आएगा आपका 36। आती है बस समझ में। तो आप देखना क्या ए एम इंटू में एच एम इज इक्वल्स टू जी एम की स्क्वायर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जी बिल्कुल होती है, क्योंकि जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ वो 36 आता है, और जी एम जो है मेरा वो 6, इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो वो भी 36 आता है। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि ए एम इंटू एच एम वो बराबर होता है जी एम के स्क्वायर के, बट ओनली फॉर 2 वैल्यूज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया है और इसको समझा भी दिया है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और इसमें जो आपको मैं बताऊं, हमने इसमें एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या होता है, जीपी का पढ़ा है, एचपी का पढ़ा है, मीन के फॉर्मूलेज देखे हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले इनके होते हैं ए एम जी एम एंड एच एम, और थोड़ी सी बात हमने एक नोट पॉइंट में जो लास्ट स्लाइड पे आपको बताई है वो भी आप देख लेना। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, तो अपना सपोर्ट आप दिखा सकते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ये कंटेंट लाता रहूं, आप पढ़ते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।